सबसे पहले आपको बताते हैं आज का जो सेशन है बच्चों सेशन नंबर 7 है, यानी कि 7th सेशन है आज। और वो सेशन सीबीएसई के 4 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर है, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से सीबीएसई में आते हैं और किस तरीके से हम उसका आंसर करें, स्ट्रैटेजी क्या है, तरीका क्या है, उस पर कहीं ना कहीं हम बात करने वाले हैं। तो सीबीएसई के इकोनॉमिक्स क्वेश्चन 4 मार्क्स के। मगर सबसे पहले अगर हम आगे बढ़े तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करनी है क्लास में। बाकी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन हम अपनी क्लास में हमेशा डिस्कस करते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन का आंसर हम कर पाए इस सेशन में। तो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो काफी एक्टिव है, वहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और वहां आपको उसका आंसर मिलेगा। और आजकल मैं उस ग्रुप में देख रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज है कि बच्चे ही आपस में एक दूसरे के क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो कहीं ना कहीं हम भी कोशिश करते हैं और बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये काफी बेहतर है। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। चैट के दौरान हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो किसी को बुरा लगे, खराब लगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए है, ठीक है, वहां पर सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में अगर आप देखें तो मार्किंग स्कीम है जो करंट ईयर जो इस साल जो पेपर होने वाला है इकोनॉमिक्स का, उसकी जो मार्किंग स्कीम है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। हमने लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट सेशन लिया था उसमें मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, मगर आज मैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अगर आप इस पूरे मार्किंग स्कीम को देखें तो इस साल सीबीएसई ने कहा है कि जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन है, यानी कि 6 ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे एग्जाम में जो 4 नंबर के आएंगे। अब आप देखिए कि 24 मार्क्स आउट ऑफ 80, भाई बड़ा रेशियो है, बड़ा परसेंटेज। 24 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आते हैं, 4 नंबर में आते हैं और 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर हम देखें, क्योंकि हमारा जो पेपर है इकोनॉमिक्स का वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, तो पहला सेक्शन और दूसरे सेक्शन में अगर हम बांट भी दें तो 3 क्वेश्चंस बढ़ते हैं, यानी 3 क्वेश्चन जो हैं वो दोनों सेक्शन को मिलते हैं। तो इसका मतलब 4 नंबर जो है, 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और उनका वेटेज काफी ज्यादा है। 24 यानी कि 24 नंबर के वो क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। चलिए, तो अब कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हमें फॉलो करनी है एग्जाम के दौरान। अगर हम 4 नंबर की इंस्ट्रक्शन पढ़ें, जो 4th पॉइंट पे लिखी है कि 4 नंबर की इंस्ट्रक्शन है कि हमारा जो आंसर है वो 80 to 100 वर्ड्स में खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि कोशिश करेंगे हम अपने आंसर को 80 to 100 वर्ड्स में खत्म कर लें। तो ये जो है वो लिमिट है जो सीबीएसई हमेशा हमें देती है और हमें कोशिश करनी है कि अपने जो लिमिट सीबीएसई ने दी है उसी लिमिट में हम अपने आंसर को कंप्लीट कर लें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सारे ही आंसर 80 to 100 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाएंगे, मगर कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं, हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो 80 to 100 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें फॉलो करने हैं एग्जाम में, ठीक है, जो सीबीएसई हर साल हमें बताती है। मगर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो 4 नंबर में पूछे जा रहे हैं। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ रहे हैं उस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक एज गवर्नमेंट्स बैंक। यानी कि हालांकि अगर आप देखें तो किसी भी टीचर से अगर आप डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के, तो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में जो टीचर है वो एक चीज जरूर कहता है, अगर आप मनी एंड बैंकिंग के बारे में पूछते हैं कि बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मनी एंड बैंकिंग में, अगर मैं कहूं सबसे पहले पढ़ने वाली चीज क्या है मनी एंड बैंकिंग में, तो जवाब होगा सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि अगर आप मनी एंड बैंकिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग को पढ़ रहे हैं, तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप सबसे पहले सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के ऊपर फोकस करें, क्योंकि बीते कुछ सालों में मैंने देखा है कि हर बार ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो अगर मनी एंड बैंकिंग से आ रहा है, खासतौर से बैंकिंग से आ रहा है, तो वो आपका सेंट्रल बैंक के फंक्शंस होते हैं।
तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए पहला ही क्वेश्चन जो है वो सेंट्रल बैंक के फंक्शन से है, यानी कि एज गवर्नमेंट्स बैंक, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। अच्छा, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना चाहता हूं कि कोशिश करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं आंसर को पैराग्राफ में लिखने लगते हैं। ये सही चीज नहीं, आंसर को पैराग्राफ में नहीं लिखना है। कोशिश करें कि पॉइंट्स में अपने आंसर करें। और एक बेस्ट चीज ये है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन 4 ही नंबर का है, 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 4 पॉइंट में आप अपने आंसर को करें, कंप्लीट करें, ये ज्यादा बेटर। 4 पॉइंट्स, कोशिश करें 4 पॉइंट्स में अपनी बात को हम खत्म कर दें, ठीक है। पैराग्राफ अवॉइड करेंगे, पॉइंट्स में आंसर करेंगे। और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो पॉइंट्स पे कितने होने चाहिए बच्चों? 4 ही पॉइंट्स होने चाहिए, और 4 पॉइंट्स में हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए इस पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक का फंक्शन, गवर्नमेंट बैंक्स। अगर ये सरकार की बैंक, गवर्नमेंट बैंक, इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है, हम ये बात जानते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है हमारी कंट्री की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है, वो गवर्नमेंट के साथ डील करती है, ठीक है। तो ये आपने फंक्शंस में पढ़ा होगा, मगर इस बात को हम लिखेंगे कैसे? स्टार्ट करते हैं। देखिए आंसर, इस आंसर को अगर आप देखिए तो 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, और ये सारे ही पॉइंट, जो चारों पॉइंट्स हैं, वो एक अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक बात कहते हैं जिसका एक मायने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले, तो पहली लाइन अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स के लिए लिख रहे हैं, सेंट्रल बैंक का फंक्शन गवर्नमेंट बैंक के लिए लिख रहे हैं, तो पहली लाइन होनी चाहिए बच्चों, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि ये पहली लाइन क्लियर करता है कि अगर जो सेंट्रल बैंक है वो सिर्फ, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का के लिए उसके बारे में काम कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। सेंट्रल बैंक जो है वो दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही डील करता है, दोनों के साथ डील करता है। तो पहली लाइन हम यही लिखेंगे। उसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट है, द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट receipts and make payment for the government and carries out exchange, remittances and other banking operations. It advances credit loans to the government to meet its requirement in case of crisis. यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो हर पॉइंट यही चीज बताना चाह रहा है, यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से जो सेंट्रल बैंक है वो काम करती है, किस तरीके से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए काम करती है, ये पॉइंट यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है। यानी कि अगर आपने देखा हो तो कुछ बुक्स में इसके कुछ पॉइंट्स भी, कुछ मेन हेडिंग भी यूज कर लेते हैं। कई बार हम एडवाइजर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम एजेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखिए 4th पॉइंट लिखा है कि इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट टू बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो देखिए यहाँ पर हम एजेंट वर्ड को यूज करके, हाईलाइट करके इस आंसर को लिख सकते हैं, इस लाइन को लिख सकते हैं। एंड एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन वेरियस फाइनेंशियल मैटर्स। यानी कि एज एन एजेंट, एजेंट के तौर पे भी काम करती है और एडवाइजर के तौर पे भी काम करती है आरबीआई। तो ये जो आंसर है, ये आंसर गवर्नमेंट बैंक्स के लिए हम लिखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो यहां पर ध्यान दें कि ये जो पॉइंट्स हैं, जो चारों पॉइंट्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये चारों पॉइंट्स गवर्नमेंट बैंक को, सेंट्रल बैंक के फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां पर ये पहला क्वेश्चन, पहला आंसर हमने डिस्कस किया। यानी कि इस पॉइंट को, इस आंसर को और बेहतर बनाया जा सकता है बच्चों, अगर हम हेडिंग का इस्तेमाल करें, एजेंट का, एडवाइजर का, ग्रांटिंग लोन का, ठीक है। इस तरीके की हेडिंग्स हम यूज कर सकते हैं अगर हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हेडिंग है वही एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। तो ये एक पहला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक के फंक्शन तो अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से ये पहला आंसर यहाँ पे खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर में इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो क्या पूछा गया, क्या आता है जी। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। कौन सा? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेंट्रल बैंक के फंक्शन के ऊपर ही है।
ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये नाम आपने सुना होगा, ये नाम आपने पढ़ा होगा। अगर आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करते हैं तो क्या पढ़ा है? बाइंग एंड सेलिंग पढ़ा है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो यहां पर इस फंक्शन को, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब है? सेंट्रल बैंक के फंक्शन की अगर बात करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब है? देखिए, मार्केट अगर वर्ड है, मार्केट अगर वर्ड है तो मार्केट जहां है वहां पर बाइंग और सेलिंग तो होगा ही। ये तो कॉमन बात है। अगर आप मार्केट वर्ड यूज कर रहे हैं किसी के साथ, किसी स्टेटमेंट में मार्केट आ रहा है, तो इसका मतलब बाइंग और सेलिंग की जो बात होती है, जो कॉमन बात है, वो तो पॉसिबल है। यानी कि कुछ खरीदा जाएगा, कुछ बेचा जाएगा। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था मार्केट का मतलब। तो इसका मतलब यहां पर जो ये फंक्शन है ओपन मार्केट ऑपरेशन, बच्चों ये बाइंग और सेलिंग की बात करेगा। कुछ खरीदा जाएगा, कुछ बेचा जाएगा। कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगी। हमारे देश की सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। एक चीज और यहां पर कहना चाहूंगा कि कई बार बच्चे एग्जाम में आरबीआई शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख देते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिए, मगर सही शब्द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करिए। सेंट्रल बैंक वर्ड को यूज करिए, आरबीआई मत करिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल वर्ड है। आरबीआई तो इंडिया के लिए है। तो इसीलिए ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आरबीआई आप नहीं लिख सकते, मगर ब्रैकेट में लिखिए। मेन जो वर्ड है वो सेंट्रल बैंक होगा। तो देखते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि इसका मतलब क्या समझाया गया। चलिए चेक करते हैं, आंसर देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में लिखा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग। अभी मैंने कहा कि अगर मार्केट वर्ड है तो कुछ खरीदा जाएगा, कुछ बेचा जाएगा। तो यहां पर बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू द जनरल पब्लिक। इसका मतलब ये खरीदने का काम, ये बेचने का काम कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक कर रहा है। इसका मतलब अगर आप पहली लाइन पे फोकस करें तो पहली लाइन में ही क्लियरली ये बता दिया गया है कि ओपन मार्केट का मतलब क्या है। यानी कि ये पहली लाइन है बच्चों, ये एक तरीके से ओपन मार्केट का आप मीनिंग समझ लीजिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन शब्द का एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। इसका मतलब अगर हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो कोशिश करें कि जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में लिखें, उसके बारे में शुरुआत करें। कई बार होता है ना कि 3 पॉइंट दिमाग में है या 2 पॉइंट दिमाग में है, सर 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 4 पॉइंट कैसे बनना है। तो ये एक तरीका है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है, जो मेन टॉपिक है, उसके बारे में लिखो ना एक लाइन, बताओ उसके बारे में कि वो है क्या। तो कम से कम आपको एक लाइन तो मिलेगा एक्स्ट्रा लिखने के लिए। एग्जामिनर को एक लाइन तो मिलेगा, चलिए बच्चे ने लिखा है यहाँ, इसको पता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है। तो इसका मतलब जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को शुरुआत करें, 4 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 6 नंबर का हो, तो वहां पर अगर कंटेंट की कमी लग रही है, लग रहा है कि मेरे पास उतना कंटेंट नहीं है, उतने स्टेटमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, डिफाइन लिखो, उसके बारे में बताओ, उसका मीनिंग लिखो। तो पहली लाइन में यही किया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, वो बताया गया है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। अगला लिखा है, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप by which may be undertaken to control money supply in the economy। यानी कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, एक कदम है जिससे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। आगे पढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक may sell government securities to reduce the money supply in the hands of general public and vice versa। इसका मतलब क्लियर है कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक है, ये जो स्टेप है, ये जो कदम है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका इस्तेमाल सेंट्रल बैंक करती है, आरबीआई करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि इतनी छोटी सी बात, इतना छोटा सा एक्सप्लेनेशन अगर आप ओपन मार्केट ऑपरेशन को लेकर लिखते हैं
तो फिर इससे ज्यादा और लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। यह भी बता दिया है सेकंड पॉइंट में कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से करती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है कि भाई स्टार्टिंग में क्या बताया, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, उसके बाद क्या बताया, इसका यूज क्या है, कैसे इस्तेमाल करती है आरबीआई। तो दोनों बातें कंप्लीट हो गई, मतलब भी समझा दिया और इंपैक्ट भी बता दिया। तो ये इंपैक्ट है कि अगर इसका इस्तेमाल कर लेंगे, मनी सप्लाई बढ़ भी सकती है, मनी सप्लाई कम भी हो सकती है, इस इफेक्ट करती है। तो ये दोनों ही सवाल आप देखिए इस सेंट्रल बैंक के फंक्शन से आया है। तो आज की क्लास से पहली चीज सीख के जाइए कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में 3 नंबर में पूछा जाता है, फिलहाल ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया। तो यहां पर 2 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। अब आगे बढ़ते हैं, आपके सामने लेके आते हैं तीसरा सवाल। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में सीबीएसई ने क्या पूछा। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यानी कि यहां पर आप देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक तो जो क्वेश्चन हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, वो जो क्वेश्चन थे वो क्लियर कट है, ठीक है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, सीधा दिया हुआ है। मगर यहां पर आप देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स, यानी कि एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ली गई है, इकोनॉमिक टाइम्स से स्टेटमेंट ली गई है। स्टेटमेंट क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज रिमेन्ड नेट सेलर इन द इंडियन कैपिटल मार्केट ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। यानी कि ये स्टेटमेंट इकोनॉमिक टाइम्स में दी गई थी, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि स्टेट एंड डिस्कस द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट बताना है कि क्या इफेक्ट होगा उस पर, वो बताना है, हमारी कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये बताना है। यानी कि अगर इस तरीके का इंसिडेंट हमारी कंट्री में हुआ या होता तो उसका इंपैक्ट क्या होता। अब यहां पर 2 चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहली चीज कि क्या हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट पता है, क्या हमें फॉरेन एक्सचेंज का मतलब पता है। यानी कि अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो बहुत सिंपल भाषा में मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर हमारी कंट्री, हाँ हम किस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हमारा देश इंडिया है, हमारे देश में जो करेंसी चलती है, हमारे देश में जो करेंसी चलती है उसे हम क्या कहते हैं, वो रुपी है, उसे हम क्या कहते हैं, रुपी। हमारे देश की जो करेंसी उसे क्या कहते हैं, रुपी कहते हैं। तो इंडिया की करेंसी को छोड़कर बाकी दुनिया में कहीं पर पाउंड चल रहा है, कहीं पे दिनार चल रहा है, कहीं पे दिरहम चल रहा है, डॉलर चल रहा है। तो बड़ा मुश्किल है ये याद करना कि भाई कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी चल रही है। तो बड़ा सिंपल है कि अपने देश की करेंसी को याद कर लो। चलो हमारे देश में सर रुपी चल रहा है, बाकी देश में जो भी करेंसी है उसका हमने एक ही नाम रख दिया और वो नाम है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर, दिरहम, दिनार, ये सब नहीं, से क्या नाम है, फॉरेन एक्सचेंज। अपने देश की करेंसी को छोड़कर दुनिया में जितनी भी करेंसी हैं उन सभी करेंसी का नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, रेट भी, रेट का मतलब क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। भाई रेट हम कब पूछते हैं, किसी भी चीज का रेट हम कब पूछते हैं, तब पूछते हैं जब हम उसे खरीदना है, एक्सचेंज करना है, भैया दे दो ये बदले में हमसे कुछ ले लो। तो इसका मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज डॉलर है, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर फॉरेन एक्सचेंज डॉलर है तो $1 को खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे, उसे क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज का रेट। बड़ा सिंपल है, $1 को खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो क्या होगा, $1 को खरीदने के लिए कितने डॉलर देने होंगे, ये भी क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो यहां पर अगर फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा
आसान हो जाता है कि अगर ये ऐसा हुआ तो उसका इंपैक्ट क्या है। यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिमेन्ड नेट सेलर इन द इंडियन इकोनॉमी। नेट सेलर, सेलर वर्ड पे फोकस करना। चलिए देखते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो सकता है, आंसर हम क्या लिखा है। सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज by foreign institutional investors in Indian capital market will lead to fall in the supply of foreign currency in the economy. This situation might lead to excess demand of foreign currency at the prevailing foreign exchange rate. इसका मतलब अगर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं कह रहे नहीं भैया हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम जा रहे मतलब हम नहीं आएंगे कंट्री में, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सप्लाई क्या है। सप्लाई का मतलब है कि डॉलर हमारी कंट्री में आ रहा है, अपने आप आ रहा है। अब यहां पे कह रहे हैं फॉल इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, बाहर से डॉलर नहीं आ रहा, तो सप्लाई जो है वो इफेक्ट हो। अब अगर सप्लाई इफेक्ट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं अगर हम इक्विलिब्रियम आपने फिगर बनाया होगा, तो अगर हम सप्लाई को कम करें, डिमांड को कांस्टेंट रखें, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट बढ़ता है, महंगा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पे नीचे हमने सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया कि अगर ऐसा हुआ तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, कि इसका मतलब भैया सप्लाई कम आ रही, डिमांड तो हम कर ही रहे हैं, डॉलर की डिमांड तो हम कर ही रहे हैं, सप्लाई जो है वो कम हो रही है, बाहर से जो पैसा आ रहा था, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, लोग बेच बेच के छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियस ही बात है कि सप्लाई कम हो रही है, बात हमने पहले पॉइंट में बता दी। दूसरे पॉइंट में क्या बता रहे हैं, एज अ रिजल्ट अ न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी डिटरमाइंड। वो तो होना ही है, जब आप डिमांड कर्व को बनाते हैं, सप्लाई कर्व को बनाते हैं, तो इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा, अब जब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो सप्लाई पे जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सप्लाई कम हो रही है, तो सप्लाई कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व को कम करो। तो अगर इस वक्त आपके पास पेन और कॉपी है तो बना के देखिए फिगर कि सप्लाई को अगर हम कम करते हैं, डिमांड को कांस्टेंट करते हैं, तो एज अ रिजल्ट में जो लिखा है वो क्या लिखा है वो क्लियर हो जाएगा। लिखा है एज अ रिजल्ट अ न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी डिटरमाइंड व्हिच विल बी हायर देन द प्रिवेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैंने क्या बोला कि अगर डिमांड उतनी ही है और सप्लाई किसी कारण से कम हो रही है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, वो चीज महंगी हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी। अब अगर एक्सपेंसिव होगी डॉलर, भाई डॉलर और एक्सपेंसिव, तो ऑब्वियस ही बात है, या तो ऐसा कह दो कि डॉलर मजबूत हो गया, या ये कह दो रुपया कमजोर हो गया। हा? ये कह सकते या तो डॉलर मजबूत हो गया या रुपया कमजोर हो गया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं, अच्छा यहां पर एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं कि देखिए ऐसे स्टेटमेंट, इस तरीके के स्टेटमेंट पेपर में कई बार आए हैं, आप ये समझ लीजिए। अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज यूनिट पढ़ रहे हैं तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला जो पार्ट है उसको इसलिए ना पढ़ें कि डेफिनेशन रट्टा मार के चले जाएंगे और लिखाएंगे तो काम बन जाएगा ना, उसके लिए मत पढ़िए। फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर इसलिए पढ़ो कि मान लो अगर कोई सिचुएशन दुनिया में कहीं घटती है, कुछ भी होता है पूरे दुनिया में, तो उसका इंपैक्ट मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है, उसका इंपैक्ट मैं कैसे बताऊंगा, इसलिए पढ़ो। क्योंकि ये जो टॉपिक है खासतौर से फॉरेन एक्सचेंज वाला, इस पे मैंने एक ही चीज फोकस की है, देखा है इतने सालों में कि डायरेक्ट सवाल थोड़ा कम ही आते हैं। स्टेटमेंट कोई दे दी जाएगी, भैया ये हुआ देश में, ये हुआ दुनिया में, बता दो इंपैक्ट क्या। अच्छा दूसरी चीज, एक और चीज बताना चाहता हूं, जब तक, अच्छा कई बार बच्चे क्या करते, गलती कहां हो जाती है, बच्चे करते हैं कि सर मैं तो डायग्राम बना के, फिगर बना दी मैंने, बच्चा होशियार था, अच्छी बात है, पता है उसको, सर सप्लाई कम कर दी, डिमांड कांस्टेंट था, बढ़िया से दिखा दिया। आप मुझे बताओ इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है यूज डायग्राम, कहीं भी लिखा है? और एक चीज अपने अनुभव से बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर
डायग्राम नहीं पूछा है तो मत बनाओ, क्योंकि डायग्राम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। कोई फिगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ओरिजिन का ओ छूट गया, वाई एक्सिस का वाई नहीं लिखा है, एक्स। अच्छा, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्स पे क्या लिखे, वाई पे क्या लिखे। तो कोशिश करो, क्योंकि वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि भाई अगर डायग्राम नहीं पूछा है तो मत बनाओ, मत बनाओ। तो इसीलिए अगर इस तरीके का जो क्वेश्चन आ रहा है कि भैया यहां पर क्लियरली मेंशन है कि भाई लोग इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में आके जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना, लेके जा रहे हैं। भैया बेच दिया, निकलो यहां से, जाओ बाहर, इंडिया ठीक नहीं है, इंडिया में नहीं रहना, इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो लेके जा रहे हैं, सप्लाई बढ़ने की जगह कम हो रही है, नहीं चाहिए, इंडिया में नहीं आना, इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्टमेंट को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो ऑब्वियसली बात है कि सप्लाई इफेक्ट होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि डायग्राम अगर नहीं पूछा है तो मत बनाओ, जबरदस्ती डायग्राम मत बनाओ, क्योंकि डायग्राम में फिगर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर दिक्कत हो जाती है, कुछ मिसिंग हो जाता है और नंबर कट जाते हैं। ठीक है, 100 आ सकते थे मगर फिगर बना के चले आए, कुछ गलती होगी, टीचर ने मार्क्स काट दिए। कई बार ओरिजिन के ओ पे भी नंबर कट जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर। अच्छा, एक चीज और, कोशिश करिए कि आप सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को पढ़ें, कि किन वजहों से, क्या सोर्सेज हैं जो डिमांड का कारण है, क्या सोर्सेज है जो सप्लाई का कारण है, वहां से और क्लैरिटी आपको मिलेगा। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, फॉरेन एक्सचेंज से इस तरीके के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आपको देखना है कि डिमांड इफेक्ट होगी कि सप्लाई इफेक्ट होगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि वो कौन से चैप्टर से था। फिलहाल ये तो बीओपी फॉरेन एक्सचेंज से पूछ लिया गया, आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, यहां पर आप देखिए एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या आप सवाल है, क्या पूछा जा रहा है। लिखा है, मेनी लार्ज multinational corporation have recently shifted their investment from China and have started their production in India. यहीं से तो यही समझना है, ये स्टेटमेंट समझनी है। क्या किया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, many large multinational corporation MNCs have recently shifted their investment from China and have started their production in India, comma, thereby boosting the Make in India plans of the government. नीचे का बाद में पढ़ते हैं, मगर सोचो अगर ये स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया कि चाइना में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है? नहीं, चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही। यानी कि बाहर की जो कंपनीज हैं, बाहर की जो कंपनीज हैं जो चाइना में इन्वेस्ट कर रही थी पहले, उन्होंने कहा नहीं सर, चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, चाइना से बेटर ऑप्शन क्या है, इंडिया है। तो उन्होंने क्या करा, अपने इन्वेस्टमेंट जो वो चाइना में करने वाले थे, वो इन्वेस्टमेंट कहां करना शुरू कर दिया, इंडिया में शुरू कर दिया। इंडिया बढ़िया जगह है, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही, इसका मतलब बाहर का पैसा, दूसरी कंट्री का पैसा हमारे देश में आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, दूसरी कंट्री की है, सिंगापुर की है, अमेरिका की है, ऑस्ट्रेलिया की है, तो वहां की कंपनी अगर इंडिया में आ रही है, जो मेक इन इंडिया प्लान है उसके अंतर्गत हमारे देश में इन्वेस्ट कर रही है, तो भैया बाहर का पैसा हमारे देश में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर बाहर का पैसा हमारे देश में आ रहा है तो बाहर के पैसे को क्या बोलोगे, फॉरेन एक्सचेंज, यही तो बोलोगे। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आ रहा है तो सोच के देखो, क्या ये डिमांड को इफेक्ट करेगा कि सप्लाई को करेगा? बाहर का पैसा, दूसरी कंट्री के पैसे हमारे देश में आ रहे, इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है क्या इफेक्ट होगा, बाहर का पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है, इसका मतलब सप्लाई इफेक्ट होगा, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी।
बाहर के लोग हमारे देश में आके अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी। केयरफुल, तो ये तो इसका मतलब अब देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। प्रिज्यूमिंग अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। क्या बात है, अब देखिए सिचुएशन बदल दी, क्वेश्चन नीचे वाला सेम ही था कि अगर ऐसा हुआ, बाहर के लोग, बाहर की कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना को छोड़कर इंडिया में अगर इन्वेस्ट करने लगे, तो आप बता दीजिए कि उसका इंपैक्ट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या होगा, हमारी कंट्री पे क्या। अब यहां पर देखिए, चलिए आंसर मैं शेयर करता हूं, मगर सोचिए कि अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि आंसर आपको लिखना है कि जो आपने सिचुएशन पढ़ा उसको सोच के आंसर आपको लिखना है, मगर सिचुएशन समझ में आना चाहिए ना कि अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बाहर के देश जो है वो हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश में बाहर का पैसा आएगा, मतलब सप्लाई बढ़ेगा। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। लिखा है कि इन्वेस्टमेंट बाय लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एमएनसीज इन इंडिया will ensure greater inflow of foreign exchange। मतलब ये लाइन पहली लाइन होनी चाहिए इस तरीके के सवाल के जवाब में कि क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, मतलब पहली लाइन यही होनी चाहिए कि अगर ये सिचुएशन है तो क्या हो रहा है। क्लियरली लिखा है इंश्योर ग्रेटर इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या होता है, आना, अंदर आना, इनफ्लो ऑफ foreign exchange leading to an increase in supply of foreign exchange। अब देखो, फॉरेन करेंसी की सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। अब अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई अगर बढ़ेगी, आगे देखते हैं आंसर क्या लिखा है। दिस सिचुएशन may result into excess supply of foreign currency in the economy at the prevailing foreign exchange rate। इसका मतलब जो पहली तीन लाइनें हैं उन्होंने क्या क्या बताया, उन तीन लाइनों में एग्जामिनर ने जो आंसर दिया या जो आंसर सीबीएसई से आया, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि सर अगर मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरीके के कदम उठाएंगी तो हमारे देश में इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी। और अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस सिचुएशन क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई, सप्लाई बढ़ रही है हमारी कंट्री में, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ रही है। अच्छा, अब जो सेकंड लाइन है आप देखिए, वहां से शुरू एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट कहने को बहुत छोटा शब्द है मगर इसके बहुत मायने हैं। इसका मतलब अगर आप एज अ रिजल्ट लिख रहे हैं, इसका मतलब अब आप उसके इंपैक्ट को, उसके आंसर को, उसके एक्सप्लेनेशन को, उसके बारे में बताना चाहते हैं कि भैया ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा, हमारे देश में फॉरेन करेंसी की सप्लाई अगर बढ़ गई तो क्या होगा। अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ गई तो, क्योंकि पहले 3 पॉइंट में तो हमने ये एक्सप्लेन किया, मतलब बताया कि क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी को चाइना नहीं इंडिया पसंद आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो अपने देश में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, ना कि चाइना में, तो सप्लाई तो बढ़ने वाली है, बढ़ेगा अगर ऐसा होगा। तो एज अ रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, एज अ रिजल्ट का मतलब वही फिगर वाला एक्सप्लेनेशन, फिगर बनानी नहीं है मगर लिखना है, बना मत देना फिगर, फिर से बोल रहा हूं, जब तक यूज डायग्राम नहीं लिखा फिगर मत बनाना, मगर हाँ एज अ रिजल्ट डाल के कॉमा जरूर लगे, ठीक है, ये भी एक तरीका है, एज अ रिजल्ट कॉमा, क्योंकि ठीक है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रफ में कहीं बना लो कि सर अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो सप्लाई हमें बढ़ानी है, डिमांड को कांस्टेंट रखना है, तो अगर आप सप्लाई को बढ़ाएंगे, डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो फिगर दिखाएगी वही यहां लिखा, यहां थ्योरी में लिखा है, क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट कॉमा अ न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी डिटरमाइंड। वो तो होना ही है भाई, पुराना फॉरेन एक्सचेंज रेट तो डिमांड और सप्लाई आपने इंटरसेक्ट कर दिया, एक्सचेंज रेट था, मगर जब सप्लाई बढ़ी तो ऑब्वियस सी बात है कि
a new equilibrium rate of foreign exchange will be determined, which will be lower than the prevailing foreign exchange rate, comma, leading to appreciation of domestic currency. अब आप देखिए कि पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा आंसर अलग था, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा आंसर अलग है। इसका मतलब अगर ऐसा हुआ, सप्लाई बढ़ेगी, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और आप ये कह सकते हैं आसान भाषा में, या तो रुपया, क्योंकि लीडिंग टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है ना, डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारे देशी करेंसी, तो रुपया मजबूत हो जाएगा, डॉलर कमजोर हो जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी कि रुपया मजबूत हो जाएगा, रुपया मजबूत हो जाएगा। तो कहने का अब इसको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूं आपको कि जैसे अगर आप जनरली देखिए तो सर्दियों में आजकल, तो वैसे ये सीबीएसई में लिख मत देना, नहीं तो सीबीएसई वाले तुम्हें ढूंढेंगे, तुम मुझे ढूंढोगे कि पता नहीं क्या पढ़ा के चले गए। मगर एक बड़ा सिंपल एग्जांपल कि सर्दियों में अगर हम देखें तो जो गोभी आती है, गोभी, ठीक है, उस गोभी का रेट क्या होता है? उस गोभी का रेट होता है 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, यही वो रेट होता है गोभी का। उस गोभी को अगर हम गर्मियों में खाते हैं तो उसका रेट क्या होता है? वो सब होती 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। कभी सोचा है कि सेम गोभी सर्दियों में इतनी सस्ती और गर्मियों में इतनी महंगी? ऐसा क्यों है? कोई तो कारण होगा। उसका सिंपल आंसर है कि आप देखिए कि जो गोभी है वो कहीं ना कहीं सर्दियों की सब्जी है। दिल्ली में सर्दियों में, या हमारा जो इधर का क्षेत्र है नॉर्थ इंडिया, सर्दियों में हम खाते हैं, तो सर्दियों में ऑटोमेटिकली गोभी की सप्लाई बढ़ जाती है। डिमांड है मगर सप्लाई बढ़ गई। अब जब डिमांड है और सप्लाई बढ़ गई, अभी वाले क्वेश्चन में भी यही था, डिमांड है और सप्लाई बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जहां देखो गोभी, गोभी, ठंडों में गोभी, 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 इसका मतलब सर 20 रुपए में है, ले जाओ, सस्ती हो गई। मगर ये बात कोई गर्मियों में क्यों नहीं कहता कि सर 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो गोभी ले जाओ? बोलते हैं सर? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि डिमांड है मगर सप्लाई नहीं है, कम है। और अगर डिमांड है और सप्लाई और भी कम है तो प्रोडक्ट क्या होगा? महंगा हो जाएगा। सिंपल है। अब गोभी को डॉलर के जगह रख के देख लो, सेम इंपैक्ट है। सप्लाई अगर गोभी की बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेट गिरेगा। अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका रेट बढ़ जाएगा। तो दुनिया की कोई भी सब्जी, कोई भी सामान, मतलब अगर आप देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो यूनिट था, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, वो भी तो यही समझाता है, वही तो कॉन्सेप्ट है। बस ये याद कर लो, ये स्टेटमेंट पढ़ के समझना क्या है। बच्चे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज बीओपी में सर बड़ा दिक्कत आता है। मैं कहता हूं उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर तुम कॉन्सेप्ट को समझ लो एक बार कि सप्लाई बढ़ी है, कम हुई है, दो ही चीजें तो होंगी, या तो सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई कम होगी, या डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी। तीसरी तो कोई चीज ही नहीं है। तो उसी चीज को अगर तुम ग्राफ में बना के देख लो, अगर तुम्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो प्राइस डिटर्मिनेशन यूनिट आता है, ग्राफ तुमने सीखा है, गलती हो ही नहीं सकती। अगर हम प्रिडिक्ट सही तरीके से कर रहे हैं कि हमें पता है कि इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज क्या है, आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ठीक है, डिमांड के सोर्सेस क्या है, सप्लाई के सोर्सेस क्या है, गलती नहीं हो सकती। तो यहां पर भी तो वही कह रहा है ना कि चाइना से हटाकर चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना। तो कोई भी कंट्री अगर हमारे देश में आएगी तो वो अपने ही देश का पैसा तो लेके आएगी, और उसके देश का जो पैसा है वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। स्टार्टिंग बताया था, क्या जरूरत है डॉलर, पाउंड और दिनार याद करने की? फॉरेन एक्सचेंज है सर, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो है। ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल कह रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो है सर। हमारे देश में विदेशी करेंसी आ रही है, गोभी आ रही है, गोभी की सप्लाई बढ़ रही है,
तो अगर गोभी सप्लाई बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या होगा, फॉल हो जाएगा। बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ऐसे मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैं ये नहीं मगर ये लिख मत देना पता लगा फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे तुम गोभी लिख के चले आओ, ऐसा मत कर देना। मगर कहने का मतलब मेरा ये है कि कहीं ना कहीं चीजें रिलेट ऐसी ही होती कि डिमांड है सप्लाई है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कर रहा हूं, उनका इम्पैक्ट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये इम्पैक्ट जो है वो चाइना का इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा और लोग जो है इंडिया को प्रेफर करेंगे तो ये बदलाव हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट में देखने को मिलेगा। रुपया यहां पर मजबूत होगा, रुपया मजबूत होगा और फॉरेन करेंसी जो है वो डॉलर जो है वो कमजोर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, चर्चा को आगे बढ़ाते, अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं वो किसके बारे में है, क्या क्या पूछ रही है सीबीएसई। वाह क्या बात है। हाँ एक और चीज यहां पर मैं एक और बार रिपीट करना चाहूंगा कि मनी एंड बैंकिंग में मैंने कहा कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ो। ठीक है, पहली चीज जो पढ़नी है मनी एंड बैंकिंग में वो सेंट्रल बैंक के फंक्शन पढ़ने। अच्छा गवर्नमेंट बजट में आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन गवर्नमेंट बजट का है, गवर्नमेंट बजट में आ जाओ तो गवर्नमेंट बजट में सबसे पहली चीज जो पढ़नी है वो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव हैं। मतलब अगर कोई बच्चा सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहा है, इकोनॉमिक्स के पेपर की प्रिपरेशन कर रहा है सीबीएसई में, तो वो गवर्नमेंट बजट में ऑब्जेक्टिव पढ़ के नहीं गया तो इसका मतलब उसको गलत दिशा में डायरेक्शन दी गई है, गलत तरीके से बताया गया। पहली चीज जो गवर्नमेंट बजट में पढ़नी है वो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव पढ़ने। अच्छा अब ये जो पांचवा सवाल है, पांचवा जो क्वेश्चन है, इसको बात करने से पहले एक आपको सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, एक सिंपल सी स्टोरी सी, छोटी स्टोरी है। एक बार एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया और वो बच्चा कहता है कि सर गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको रिवाइज कैसे करूं, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या तरीका है सर, कैसे हम गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स को याद कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट है सर। अच्छा अब ऑब्वियस सी बात है अगर 2 दिन बाद पेपर है या 3 दिन बाद पेपर है, हफ्ते बाद पेपर है, तो कुछ तो शॉर्टकट क्रिएट करने ही पड़ते। अब बच्चे ने बड़ी उम्मीद से कहा कि सर कोई तरीका हो सकता है कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव जो है हम उसको याद कर लें अच्छी तरीके। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा 2 मिनट में गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव रिवाइज हो सकते हैं। तो बोले सर वो कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा देख देख गवर्नमेंट के पास 2 चीजें हैं, पहली टैक्स, दूसरी सब्सिडी, तीसरी और कोई चीज नहीं। पहली क्या चीज है, टैक्स, और दूसरी क्या है, सब्सिडी है। अगर तुम देखो किसी भी ऑब्जेक्टिव, मैं एक ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट बजट के एक ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लगभग सभी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। अगर तुम सारे ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट के पढ़ के देखो तो उसमें एक ही चीज जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताई गई है कि सरकार ने यहां पे टैक्स बढ़ा दिए हैं, सरकार ने यहां पर टैक्स कम कर दिए, यहां पे सरकार ने सब्सिडी दे दी है, यहां पे सरकार ने सब्सिडी वापस दे दी। सारे गवर्नमेंट बजट के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड हैं कि टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स कम कर दिया, सब्सिडी दे दी, सब्सिडी वापस, क्योंकि वो सरकार के पास है क्या, मेजरली तो यही है, सारा बजट लगभग इसी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए जब भी आप गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हैं, 17 मार्च को पेपर है, पढ़ेंगे तो है। तो मेरी एक चीज बात याद कर लीजिए कि भैया अगर आप गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ये बात दिमाग में रख लीजिएगा कि टैक्स और सब्सिडी ये या तो डायरेक्टली लिखना पड़ सकता है या इनडायरेक्टली लिखना पड़ सकता है, सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड इसी पे। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बताते हैं। क्वेश्चन में लिखा है elaborate the objective of reallocation of resources in the government budget। सिंपल है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है, गवर्नमेंट बजट में रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बता दीजिए आप। अब रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो 4 नंबर में हम क्या लिखें और कितना लिखें,
मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट और ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। मगर कई बार क्या होता है कि आप समझ रहे हैं कि पेपर होगा मार्च में, चेकिंग होगी अप्रैल में, तो गर्मी होगी, है ना। और कई बार क्या होता है टीचर इरिटेट है, ठीक है, पता लगा सुबह सुबह अपनी बीवी से लड़के आ गया, तो उस केस में पता लगा वो आपकी कॉपी लेके बैठा, आपने फालतू में रीएलोकेशन और रिसोर्सेज के बारे में रामदानी लिखी हुई है, तो इरिटेट हो जाए। ठीक है, तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, उतना ही स्पेसिफिक लिखना है जितने की जरूरत है। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट में, आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार पेपर में लिखा होगा, ठीक है। देखते हैं उसका सटीक आंसर क्या है, किस तरीके से हम उस आंसर को लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, देखिए, गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी ट्राई टू रीएलोकेट रिसोर्सेज टू एंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ वेरियस सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो पहला तो हमने इसका मतलब बता दिया, इसके बारे में बता दिया। जो गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो बजटरी उसकी पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं रीएलोकेट रिसोर्सेस इस तरीके से रीएलोकेशन करती है ताकि समाज में लोगों को इससे बेनिफिट हो, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सरकार का कहीं ना कहीं रहता है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, द गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू। अभी देखो मैंने क्या बोला था, आंसर में वही लिखा, टैक्सेशन पॉलिसी। आगे ना टैक्सेशन पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू, पहला पॉइंट क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी। क्या लिखा है, हैवी टैक्सेस में बी इम्पोज्ड ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट टू डिस्करेज देयर प्रोडक्शन एंड सब्सिडीज में बी प्रोवाइडेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्ट्स टू एनकरेज देयर प्रोडक्शन। इसका मतलब अगर आप इस आंसर को देखें तो उसमें क्लियरली लिखा है कि कहीं पर कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर सरकार जो है वो सब्सिडीज को बढ़ा रही है या सब्सिडीज दे रही है, और कुछ के ऊपर तो टैक्सेस बढ़ा रही है, टैक्सेस जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है। इसका मतलब वो प्रोडक्ट जो हार्मफुल हैं उनकी प्रोडक्शन को सरकार डिस्करेज करना चाहती है। और अगर डिस्करेज करना चाहिए, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए, लोग ना खरीदें, लोग ना बनाएं, तो उस पर क्या हैवी टैक्स लगाती है, हैवी टैक्स। इस बार भी जो देखा गया तो सिगरेट के ऊपर सरकार ने फिर से जो है वो टैक्स को बढ़ा दिया है, ड्यूटी को बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट है, डिस्करेज कर रही है। किताबों में फिलहाल यही लिखा है, सच्चाई बहुत अलग है उससे, खैर फिलहाल। मगर हम तो सीबीएसई में कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, हमें तो वही आंसर लिखना जो किताब में लिखा, अपनी फीलिंग मत लिख के आना, जो किताब में लिखा वही लिखना। तो यहां पर लिखा है कि जो गवर्नमेंट है वो हैवी टैक्स लगा रही है ताकि हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो डिस्करेज हो, उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, ठीक है, लोग उसको ना बनाएं और ना खरीदें। अच्छा, आगे क्या लिखा, गवर्नमेंट में डायरेक्टली अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज इन द एरिया वेयर प्राइवेट सेक्टर may not be willing to participate in production activities। ठीक है, तो यहां पर जो बात हो रही है कि गवर्नमेंट जो है वो कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करती है जो कहते, जो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर मना कर देते हैं, हम तो सर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, हमें बेनिफिट नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं, जिसको आप पब्लिक गुड आप कहते हैं उसको, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका मतलब अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को देखें, इस आंसर को देखें, तो उसमें एक ही चीज मैं बार बार कहूंगा कि कोई भी ऑब्जेक्टिव आप पढ़ें तो टैक्सेशन का और सब्सिडी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो भी चीजें जो सरकार इसको डिस्करेज करना चाहती है, प्रोडक्शन नहीं चाहती उसका बढ़े, तो वहां पर टैक्सेस जो है उनकी बढ़ा दिए जाते हैं। और जिसको सरकार प्रमोट करती है, जैसे खादी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो खादी जो प्रोडक्ट है वो हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है। खादी कपड़े आते हैं, लोग हम पहनते हैं, तो वो उन कपड़ों की जो प्रोडक्शन है वो हार्मफुल थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए खादी पहनकर किसी को कैंसर थोड़ी हो जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ऐसी चीजों को सरकार प्रमोट करती है और उस पर सब्सिडी देती है। यानी कि गवर्नमेंट का मानना है कि एक तरीके से हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं, यही कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है सरकार का, कि हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज उन चीजों को प्रोड्यूस करने में लगे जो हार्मफुल नहीं है, और उन चीजों की प्रोडक्शन वो बंद कर दे, उन जगह पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल बंद कर दे जो हार्मफुल है। ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है सरकार का, जिसको आप रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहेंगे। यानी कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स आप जरूर पढ़ें,
जैसे मनी एंड बैंकिंग में मैंने कहा कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़िएगा, ठीक है। और यहां पर मैं कहूंगा कि आप गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा चैप्टर ही मत पढ़िएगा और ऑब्जेक्टिव को छोड़ के, ऐसा नहीं है, और कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूं, ये देखिए। यहां पर लिखा है कि द ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी has led to a rapid increase in foreign direct investment and foreign exchange reserves of the country. Defend or refute the given statement. यानी कि ये जो स्टेटमेंट दी है, आपको क्या लगता है कि आप इसको डिफेंड करेंगे कि आप इसे रिफ्यूट करेंगे? यानी कि ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हम जानते हैं कि 1950 से 1990 तक का जो समय रहा है, वहां पर इंडिया को एक ओपन इकोनॉमी कहना ठीक नहीं होगा। हम एक तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी थे, बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, बाहर के लोग आगे बिजनेस नहीं कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। मगर क्या ये बात कहना, क्या आप इस बात का समर्थन करेंगे? क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? क्या आपको लगता है बात सही नहीं है? आपको अपना राय लिखना है, आपको बताना है कि क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है। फिलहाल देखते हैं कि इसके मामले में सीबीएसई क्या सोचता है, उसने क्या आंसर दिया है, देखते हैं। चलिए यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू टू इट्स कैरेक्टर। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको एफडीआई एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिसको एफआईआई कहते हैं, have increased from about US dollar की अगर बात करें तो 100 million in 1991 to US dollar 74 billion recently. This has changed the status of India from a begging bowl in 1990s to a self-dependent economy in the present ages. अगर आप इस लाइन को, इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें तो इस पैराग्राफ में देखिए डेटा के साथ बात की गई है। इसका मतलब अपनी बात को जो सीबीएसई ने रखा है, अपने आंसर को जो सीबीएसई ने रखा है, उस आंसर में ऐसे ही उसने नहीं कह दिया कि स्टेटमेंट ट्रू, या मैं इस स्टेटमेंट को सही कहता हूं, इस स्टेटमेंट को मैं समर्थन करता हूं, ऐसा नहीं है। उसने डेटा के साथ बात की है कि भाई 1991 में इतना था और वो बढ़ के कहीं ना कहीं आज की तारीख में इतना, तो कहीं ना कहीं 74 बिलियन रिसेंटली। इसका मतलब ये डेटा क्लियरली मेंशन कर रहा है कि हमारे देश में इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट आए हैं, जो हमारी इकोनॉमी ओपन हुई है, उसका ये असर हमें देखने को मिल रहा है। यहां पे एक शब्द है बेगिंग बाउल, इसका मतलब मांगना, ठीक है, कटोरा लेके मांगना, पैसे दे दो पैसे दे दो। तो वो स्थिति से आज हम इस स्थिति पे हैं कि हम खुद पे डिपेंडेंट हैं। आज हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इसका मतलब ये डेटा के साथ अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जामिनर के ऊपर जो इंप्रेशन है वो अच्छा जाएगा कि चलिए बच्चा सिर्फ ट्रू नहीं कह रहा है, बच्चा ये नहीं कह रहा है कि स्टेटमेंट सिर्फ ठीक है, नहीं, वो ये भी कह रहा है कि सर देख लो ये डेटा, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट में देखते क्या लिखा, ड्यू टू the opening up of the Indian economy, she has become one of the largest foreign exchange reserve holders in the world. India being able to register an increase in the foreign exchange reserve from about US dollar 6 billion in 1990 to about US dollar 321 billion in 2014-2015। इसका मतलब आप देखिए कि अपनी बात को यहाँ पर सीबीएसई ने जो आंसर किया है, ये जो हिंट कहीं ना कहीं आपको दिया है इस आंसर में कि आप अगर किसी भी स्टेटमेंट को करेक्ट कह रहे हैं या इनकरेक्ट कह रहे हैं या उसको डिफेंड कर रहे हैं या उसे रिफ्यूट कर रहे हैं, तो सिर्फ लिखने के लिए मत लिख दीजिए कि मैं डिफेंड कर रहा हूं, मैं रिफ्यूट कर रहा हूं, नहीं, डेटा के साथ लिखिए, फैक्ट के साथ लिखिए कि आप अपने बात को करेक्ट क्यों कह रहे हैं, आप अपनी बात को आप कह रहे हैं सही है, क्यों सही है भाई, तो ये डेटा के साथ आंसर करें, डेटा के साथ बात करें।
तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखिए कि इस तरीके की स्टेटमेंट जिसमें आपकी राय पूछी गई है, आप बता दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, आप बता दीजिए कि आप डिफेंड करेंगे, रिफ्यूट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप डेटा के साथ बात करें, बहुत बहुत बेहतर आंसर हो जाए। सिर्फ इतना ही मत लिखिए कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा मत लिखिए, ठीक है। डेटा के साथ बात करिए, डेटा के साथ लिखिए, आंसर थोड़ा बेटर हो जाएगा। डेटा याद करेंगे तो आंसर इंप्रेसिव होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स में क्या अगला एक सवाल आया। ओके, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स डिसइन्वेस्टमेंट एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपसे कि कई बार बच्चे डेफिनेशन को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं या उतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़िए। डिसइन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये जो टर्म्स आप पढ़ रहे हैं ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आए, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो डेफिनेशन किताबों में दी गई हैं, बुक्स में दी गई हैं, उन डेफिनेशंस को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की डिफाइन क्या कहती है। उम्मीद करता हूं आपको इसका मतलब पता होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है। चलिए एक हिंट दे देता हूं कि अगर हम किसी भी चीज को खरीदते हैं, किसी भी एसेट को क्रिएट करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, कि अगर आप किसी चीज को बना रहे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मगर जो चीजें आपके पास हैं, जो एसेट्स आपके पास हैं, उनको अगर आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब देखते हैं, डेफिनेशन क्या भेजा है सीबीएसई ने, क्या चाहता है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बच्चा क्या लिखे। लिखा है कि डिसइन्वेस्टमेंट की प्राइवेटाइजेशन of the public sector enterprise by selling off a part / whole of the equity to the general public or any private sector player is known as disinvestment. Selling off यानी कि जितनी भी कंपनी, जो सरकारी कंपनी, क्योंकि यहाँ पर जो डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है वो गवर्नमेंट के बिहाफ से, गवर्नमेंट के बेसिस पे है कि गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया था। आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो वहां पर इसका जिक्र है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो कंपनीज, जो गवर्नमेंट की कंपनीज थी, जिनको गवर्नमेंट रन कर रही थी, जिसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कह रहे हैं यहाँ पर, उसको अब सेल करने की बात कर रहे हैं कि चलिए भैया या तो थोड़ा सा पार्ट या पूरी कंपनी ही सेल कर देना, तो इसको क्या कहेंगे? इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन अगर आती है तो आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। यानी कि अगर आपको याद हो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टर्म को, इसके बारे में, तो मैं यही कहूंगा कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हम बना सकते हैं वो हम बाहर से नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जो हम बना सकते हैं, जो चीज हम क्रिएट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, वो बाहर से नहीं खरीदेंगे। चलिए चेक करते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तरीका क्या है। लिखा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में कि द पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय प्रोटेक्टिंग द domestic industries from foreign competition is known as import substitution. इसका मतलब या तो रिप्लेस कर देना या सब्स्टिट्यूट कर देना कि सर हमें बाहर का सामान नहीं चाहिए, हमें इंपोर्ट नहीं करना है, बाहर के सामान को नहीं चाहिए हमें, तो इसीलिए हम खुद क्रिएट करें, ठीक है, हम खुद बनाएंगे, उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, उसी को कहीं ना कहीं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और कई बार यहां पर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी टर्म भी इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जगह कई बार इस तरीके का वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है, इसको हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन आप जरूर याद करें, बहुत जरूरी है। तो ये दो डेफिनेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हैं। डेफिनेशंस में बच्चों हम गलती नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट डेफिनेशन।
आप डेफिनेशन में गलतियां नहीं कर सकते, डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 7 क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किए जो अलग अलग चैप्टर से आ रहे हैं, अलग अलग बुक से आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 4 मार्क्स में क्या पूछा गया। ओके, अगला क्वेश्चन डेफिनेशन के ऊपर है और यहां पर आउटसोर्सिंग और कोटा के बारे में पूछा गया है, यानी कि आपको आउटसोर्सिंग के बारे में बताना है और कोटा के बारे में बताना है। यानी कि चलिए डेफिनेशन तो आउटसोर्सिंग और कोटा की मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, मगर एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप कोटा के बारे में पढ़ें, अगर आप कोटा की जो डेफिनेशन है उसको पढ़ें, उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ें, तो मैं कहूंगा कि एक वर्ड आप अपने दिमाग में रखें और वो है क्वांटिटी। जो कोटा शब्द है उसको आप क्वांटिटी शब्द से याद कर सकते हैं, और जो आउटसोर्सिंग है उसके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि मगर ये बातें आप लिखिएगा नहीं, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं। आउटसोर्सिंग के बारे में आप ये कह सकते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो मैं खुद करूंगा और कुछ काम मैं औरों से करवाऊंगा। तो जो मेरे काम कोई और लोग करेंगे उस प्रोसेस को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा, तो उसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। तो कोटा को क्वांटिटी और आउटसोर्सिंग को मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा, ऐसे करके हम ध्यान कर सकते हैं कि इसके बीच में डिफरेंस हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है। अब देखते हैं कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। चलिए, आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन में लिखा है कि हायरिंग ऑफ रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, मोस्टली फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज which was previously provided internally or from within the country is known as outsourcing। यानी कि हायरिंग का मतलब हायर करते हैं लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप हमारे लिए काम कर दीजिए, हमारे लिए ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आउटसोर्सिंग कहा जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आउटसोर्सिंग का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि काफी टाइम पहले, मतलब 10, 12 साल, 13 साल, 14 साल पहले एक कंपनी में मैं काम किया करता था जो कि एयरटेल की कंपनी हुआ करती थी। तो मुझे लगता था कि मैं एयरटेल में काम करता हूं, और ऐसा नहीं था। एयरटेल में आपने देखा होगा कि जो कॉल सेंटर में हम कॉल करते हैं, तो मैं कॉल सेंटर में ही काम करता था। तो वहां पर जब कॉल आती थी, हम जो फीडबैक देते थे, कस्टमर से बात करते थे, तो इसका मतलब वो एयरटेल का नहीं के लिए तो था, मगर जो मैं था वो एयरटेल में काम नहीं करता था, मेरी कंपनी का नाम कुछ और था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एयरटेल के बिहाफ पर उसकी कंप्लेंट सुन रहे हैं। हमारा काम कंप्लेंट सुनना था, हमारा काम कस्टमर्स को सुनना था, उनकी बातों को सुनना था कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, किस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उसको सॉर्ट करना था, उसको ठीक करना। मगर आप सोचिए कि ये काम एयरटेल खुद नहीं करता, उसने हायर कर रखी है ऑर्गेनाइजेशन कि आप हमारी कंप्लेंट सुन लीजिए, आप हमारी प्रॉब्लम सुन लीजिए। और हम क्या करते थे, एक रिपोर्ट बना के एयरटेल को भेज दिया कि सर यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कराओगे, कस्टमर बहुत कंप्लेन कर रहा है। तो इसका मतलब टावर कहाँ लगेंगे, सिग्नल कैसे आएगा, वो सारा काम एयरटेल खुद करता था। मगर आउटसोर्सिंग क्या कर रखा था, ये कंप्लेंट वाला काम। तो जो कॉल सेंटर हम कॉल करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उसी कंपनी में ही के लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कई बार इस तरह की काम आउटसोर्स कर देते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने हायर कर रखा था उस ऑर्गेनाइजेशन को, उन लोगों को, कि आप हमारे बिहाफ पर कंप्लेंट सुन लीजिए, कस्टमर की फीडबैक ले लीजिए। तो वो प्रोसेस क्या है, उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। चलिए, बहुत सारी कंपनी ऐसा करती है। उसके साथ साथ कोटा के बारे में बात करें तो कोटा में लिखा है कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। देखिए वर्ड ही क्या है, क्वांटिटेटिव। तभी मैंने बोला था ना कि क्वांटिटी से याद रखना। तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अंडर दिस, quantity of goods which can be imported is specified by the state। इसका मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं। कोटा का मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं इंपोर्ट के ऊपर, यानी कि इससे ज्यादा क्वांटिटी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इतने समय में इससे ज्यादा क्वांटिटी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। और आप सोचिए, ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। तो आपने पढ़ा होगा, कोटा के साथ साथ एक और टर्म पढ़ते हैं आप, टैरिफ भी पढ़ते हैं, ठीक है, उसे एक तरीके से टैक्स कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कोटा है वो क्या है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है, जो लगाई गई, इसलिए लगाई गई थी ताकि बाहर के जो प्रोड्यूसर्स हैं, बाहर की जो कंपनीज है, वो जो प्रोडक्ट बनाती हैं, वो इंडिया में ना आए या कम से कम आए, ताकि तो इसलिए उसको रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। और वो इसलिए लगाया गया था ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना था कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कहीं ना कहीं बचाना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के पास उतनी ताकत नहीं है अभी कि वो कंपटीशन कर ले, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की जो थिंकिंग की थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, मगर वो थिंकिंग सही थी या गलत थी उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, मगर अगर इतना ही सही था तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सोचिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे क्यों हुए। तो इसलिए कहीं ना कहीं कंपटीशन से बचाना चाह रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने प्रोड्यूसर्स को, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस उन्हें लगा दी कि इतना क्वांटिटी ला सकते हैं, इतना सामान ही ला सकते हैं इतने समय में, तो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस को हम क्या कहेंगे, कोटा कहेंगे। और हायरिंग रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, उसे क्या कहेंगे, आउटसोर्सिंग कहेंगे। तो कोटा को क्वांटिटी से याद कर लो, और आउटसोर्सिंग का मतलब कि अब हमारा थोड़ा सा काम, हम जो हमारा कोर काम है वो हम करेंगे, बाकी जो काम है वो हम आउटसोर्स कर देंगे, भैया आप हमारे बिहाफ पर कर लो। तो इस तरीके से आउटसोर्सिंग और कोटा की डेफिनेशंस को हम लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन आउटसोर्सिंग और कोटा की है। अगर आपको याद नहीं है या आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या सीबीएसई ने पूछा, क्या सवाल था। ओके, सवाल थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि एक डेटा से बना हुआ एक चार्ट बना हुआ है, और उस चार्ट के बेसिस पे आपको आंसर करना है। यहां पर कंट्री का नाम दिया है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, तो वो आपको दिख रहा होगा इस वक्त स्क्रीन पे। उसके बाद एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन मिलियन है, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज है, और फिर सेक्स रेशियो दिया हुआ है, यानी कि इंडिया का 929, चाइना का 941 और पाकिस्तान का 947। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी है इस चार्ट में। अब देखते हैं कि क्या सवाल पूछा जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी कि जो ये डेटा गिवन है इस डेटा के बेसिस पे आपको सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल क्या है, कमेंट ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स अमंग द 3 कंट्रीज। पहला सवाल तो ये है कि आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बताना है, उस पर कमेंट करना है। और दूसरा, विच कंट्री हैज मोस्ट स्क्यूड इन सेक्स रेशियो, तो ये इसका आंसर भी आपको करना है। यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे बना, यानी कि जो पहला पार्ट है, जो ए पार्ट है, वो अगर आप उसके बारे में कमेंट करते हैं, उसके बारे में अगर आप लिखते हैं तो वो आपको 3 नंबर देगा, यानी कि वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ऊपर वाला जो कमेंट वाला है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और जो बी वाला क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है, यानी कि 3 नंबर और 1 नंबर को जोड़ दे तो 4 नंबर बन जाता है। तो ये आपको 2 अलग अलग क्वेश्चन है, और इन दोनों के लिए अलग अलग मार्क्स दिए जाएंगे। ऊपर वाले के लिए 3 नंबर और नीचे वाले के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, और वहां पर आपको कंट्री का नाम ही लिखना है बस। चलिए, तो कमेंट की बात करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। चलिए, आंसर जो लिखा है सीबीएसई ने भेजा है उसको तो हम पढ़ेंगे, मगर उससे पहले अगर इस चार्ट को देखें तो चार्ट हमें क्या समझा रहा है। अगर हम एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, परसेंटेज में बात करें, तो देखिए 2.1%। एनुअल ग्रोथ 2.1% के साथ पाकिस्तान टॉप पर है। सबसे तेजी से जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की परसेंटेज में, वो कहां हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन है, इंडिया, 1.2%। इसका मतलब पहले नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है एनुअल ग्रोथ के मामले में, पॉपुलेशन में, और दूसरे नंबर पे इंडिया आ रहा है। तो 2.1% जो है वो पाकिस्तान का है, 1.2% जो एनुअल ग्रोथ है पॉपुलेशन में वो कहीं ना कहीं इंडिया में है। जो
चाइना की जो ग्रोथ है वो 0.5% है। चाइना की ग्रोथ इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में कम है, और उसका एक कारण ऑब्वियसली बात है कि उनकी जो काफी साल चली पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी है, वो भी कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है। तो इसीलिए ये फिगर, ये पिक्चर देख के तो ये समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ दूसरा जो सवाल है कि विच कंट्री है स्क्वीड सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, तो सबसे अच्छा हाल अगर आप देखें तो 947 सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है। तो पाकिस्तान का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे बेटर है, ठीक है। और सबसे खराब किसका है? इंडिया का है, 929। चाइना का 941 है, पाकिस्तान का 947 है, और इंडिया का 929 है। तो इसका मतलब सबसे बेटर जो रेशियो हुआ, सेक्स रेशियो हुआ, वो पाकिस्तान का हुआ, और सबसे जो स्थिति खराब है वो इंडिया की है, वो 929 के साथ सबसे नीचे है। चलिए, तो ये तो पढ़ के समझ में आता है, ये जो चार्ट दिया है, जो डेटा दिया है। चलिए चेक करते हैं कि आंसर सीबीएसई ने क्या भेजा है। लिखा है द गिवन डेटा shows that the annual growth rate of population is maximum in Pakistan। देखिए, जो हम समझ रहे थे कुछ वैसा ही उन्होंने लिखा है कि growth rate of population is maximum in Pakistan standing at 2.1%। तो यहाँ पर क्लियरली उन्होंने बता दिया कि मैं कमेंट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं उसके बारे में, तो पाकिस्तान सबसे ऊपर है 2.1% के साथ। अच्छा, वेयर एज द सेम stands as a meager 0.5% in case of China, might be a direct result of the one child policy adopted. The annual population growth rate of India is in the danger zone of more than 1% per annum. Okay, India will be overtaking China as the most populous country in the world in the near future। तो आप सोचिए कि जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो ऑब्वियसली बात है डेंजर जोन में ही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, 1.2% का ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका मतलब जो चार्ट को हमने समझा, चार्ट में जो लिखा था, टेबल में जो दिया हुआ था, उसको कहीं ना कहीं हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बारे में बता रहे। तो इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सुरभि में हमने डिस्कस भी किए थे, और कहीं ना कहीं ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सवाल काफी पूछे भी जाते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर आप चार्ट को अच्छे से समझ लें तो मुझे लगता है कि आप आंसर को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट में, एक नंबर में, 3 नंबर का था, तो हमने पाकिस्तान के बारे में बताया, हमने चाइना के बारे में बताया, हमने इंडिया के बारे में बताया, इंडिया की अलार्मिंग सिचुएशन है वो भी हमने बताया। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है अमंग द 3 कंट्रीज स्टेटेड अबव, इंडिया हैज मोस्ट स्क्यूड डेटा सेक्स रेशियो। देखिए, तो ये कहीं ना कहीं समझ रहे थे हम कि सबसे खराब स्थिति में जो डेटा है, जो सेक्स रेशियो है, वो इंडिया का है, और यहाँ पे तो नहीं लिखा, मगर सबसे जो बेटर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। तो इसका मतलब टेबल को पढ़ना, टेबल को समझना कैसे करेंगे, वो एक आइडिया मैंने आपको दिया। तो इस तरीके की और भी कोई डेटा, कोई भी और भी टेबल आपके सामने सीबीएसई रख सकता है और उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से आज बच्चों हमने 9 सवालों को डिस्कस किया है। देखिए, 9 क्वेश्चन के आंसर को देखे हैं। जाते जाते एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं, 10th क्वेश्चन आज की क्लास का, और वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी है जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी, या उसके बारे में सोर्स वहां से है कि इंडियाज जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड 23.9% इन द अप्रैल June quarter of 2020-21 as compared to same period of 2019-20, suggesting that the lockdown has hit the economy hard। तो ये बात हिंदुस्तान टाइम्स में 1 सितंबर 2020 में दी गई थी। स्टेटमेंट दिया गया, स्टेट and discuss any 2 fiscal measures that may be taken by the government of India to correct the situation indicated in the above news report। इसका मतलब इंडिया की जो जीडीपी है 2020-2021 की हम बात करें
तो कॉन्ट्रैक्ट हुई है अगर हम कंपेयर करें 2019-2020 से। ऑब्वियस सी बात है कि लॉकडाउन था तो उसका इम्पैक्ट है। आप सोचिए कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फिस्कल मेजर लिखने हैं, मॉनेटरी की बात नहीं हो रही है। फिस्कल मेजर किससे रिलेट करता है? फिस्कल मेजर गवर्नमेंट से रिलेट करता है, गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो गवर्नमेंट के मेजर्स क्या हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं अगर इस तरीके की सिचुएशन है, इस तरीके का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, लॉकडाउन की वजह से डिमांड कहीं ना कहीं कम हो रही है, तो क्या हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कदम उठाए, उसका जवाब इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है कि गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल मेजर में पहला कदम टैक्सेस को डिक्रीज कर सकती है, पहला उसका फिस्कल मेजर है, और दूसरा गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर सकती है। देखिए टैक्सेस को डिक्रीज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम टैक्सेस को डिक्रीज करते हैं तो उसका सीधा सा जो इम्पैक्ट है वो परचेजिंग पावर पे पड़ता है, लोगों की इनकम पे पड़ता है। तो अगर टैक्सेस को हम कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है परचेजिंग पावर हमारे देश के लोगों की बढ़ेगी। तो अगर परचेजिंग पावर हमारे देश के लोगों की बढ़ेगी, कंट्री की बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये एक पहला कदम है, आप कह सकते हैं पहला फिस्कल मेजर है जो गवर्नमेंट ले सकती है अगर वो इस स्थिति को बेटर करना चाहती है, कंट्री में डिमांड को बढ़ाना चाहती है। अच्छा, दूसरा इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी ऑब्वियस बात है कि बहुत सारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, वो गवर्नमेंट करती है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाती है अपना तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि मनी सप्लाई कंट्री में कहीं ना कहीं बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड में, एग्रीगेट डिमांड में देखने को मिलेगा। इकोनॉमी में पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा होगा, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो उसका इम्पैक्ट हमें एग्रीगेट डिमांड पे देखने को मिलेगा, जो कि एग्रीगेट डिमांड कम है क्योंकि लॉकडाउन हिट हो गया तो हमारे देश में कोविड आ गया। तो देखिए यहाँ पर एक और सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, ये भी ये बता रहा है कि जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, जो कमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर में जो लिखा होता है, स्टेटमेंट लिखी होती है, वहां से भी क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है और आपके सामने पेपर में पूछा जा रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि सार जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो पूरी तरीके से वही आ जाए जो आपने डेफिनेशन पढ़ा है या सीधे सीधे क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार देखा गया है कि इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं जहां पर आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन दे दी गई है, एक स्टेटमेंट दे दी गई है और आपसे कहा गया है कि आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उसको आंसर करें, उसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर बच्चों हमने आज 10 यानी कि 10 सवालों को डिस्कस किया और ये 10 के 10 सवाल जो हैं वो बच्चों पेपर में आए हैं, सीबीएसई के पेपर में पूछे गए हैं और एक कहीं ना कहीं एक एफर्ट था जो हमारी तरफ से, ताकि आपको बताया जा सके कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो 4 नंबर में 4 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं। फिलहाल जाते जाते बस आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है, आप इसको जरा ध्यान से सुने कि आप सभी लोगों के पास aspiration.in नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसका आप उम्मीद करता हूं यूज कर रहे होंगे। आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है, तो वहां पर आप यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, उसमें लॉग इन कर लीजिए। वहां पर बोर्ड हेल्पलाइन करके एक ऑप्शन आएगा, तो वहां पर अगर आप क्लिक करते हैं बोर्ड हेल्पलाइन को, तो बोर्ड हेल्पलाइन के बाद इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी और वहां पर आपको ई क्लासेस, एग्जाम स्ट्रैटेजी, टेलीग्राम सपोर्ट, मॉक पेपर, इस तरीके के कई सारे ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इन सारे ऑप्शंस का, इन सारे चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं, उठा सकते हैं। और ये कुछ सेशंस की लिस्ट आपको दी गई है कि कब कब कौन सा सेशन होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट का, और वो क्या लेके आने वाले हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का और मॉक पेपर्स का इस्तेमाल कीजिए और जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा जो 3 नंबर या 6 नंबर में सीबीएसई ने पूछे, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बस मैं यही कहूंगा कि आप एस्पायरेशन पोर्टल का इस्तेमाल करें और टेलीग्राम ग्रुप का, मॉक पेपर्स को यूज करें। चलिए, तो आज की क्लास का थॉट क्या कहता है, यानी कि हम क्या थॉट लेके जाएंगे। थॉट कहता है कि डू नॉट स्ट्रेस अबाउट द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल इन लाइफ, यानी कि उन चीजों के बारे में स्ट्रेस मत लीजिए जिनको आप कंट्रोल
नहीं कर सकते। तो बी हैप्पी, बी सेफ। तो ये थॉट का मतलब हुआ। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम आते हैं तो स्ट्रेस ऑब्वियसली बातें हो ही जाता है थोड़ा बहुत, बट इट्स ओके। ठीक है, एफर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए, मॉक पेपर सॉल्व करते रहिए, सैंपल पे सॉल्व करते रहिए। अगली क्लास में बच्चों जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा जो 3 मार्कर, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 6 मार्कर होंगे, यानी कि 3 नंबर के किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 नंबर के किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं हम बात करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट परेशानी है तो मैंने कहा कि टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अपने डाउट भेजते रहिए। और कई बार हम डाउट नहीं सॉल्व कर रहे हैं, कई बार ये देख रहे हैं कि कई बार बच्चे एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर हम कई बार नहीं कर पाते हैं या बच्चे आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो हम भी कोशिश करेंगे हम आपके डाउट सॉल्व करें, आपके आंसर दें, और आपके जो साथ में ग्रुप में और भी मेंबर्स हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपसे मेरी मुलाकात अगले सेशन में होगी, और अगले सेशन में हम 3 मार्कर और 6 मार्कर को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, उन पे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।